गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम देवेश और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। टॉपिक है 5.3 इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। अभी तक हम लोगों ने बात की थी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, राइट। फिर मेंडल्स लॉ, सभी के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इसके अंदर आप देखोगे कि हमारा जो अगला लेक्चर था, इसके पहले वाला जो लेक्चर था, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मतलब कि स्टार्टिंग में जो मेंडल ने 14 कैरेक्टर्स लिए थे, राइट, मतलब कि 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर लिए थे। उनमें से जस्ट एक ही कैरेक्टर में जो चेंज आते हैं, वैसे ही पूरे 14 कैरेक्टर्स जो हैं उन सभी में ऐसे आपको चेंज देखने को मिलते हैं। मतलब कि 7 पेयर्स के अंदर आपको चेंज देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर दो जीन्स में किसी भी तरह के कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं तो वो कैसे इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक डायग्राम समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास पी जनरेशन मतलब कि पेरेंटल जनरेशन है। उसके अंदर आप लोगों ने सीड्स लिए हैं। सीड्स कैसे हैं? तो राउंड एंड येलो सीड, यहाँ पर रिंकल एंड ग्रीन सीड्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल आर, येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल वाई। वैसे ही अगर हम रिंकल ग्रीन के बारे में बोलें तो रिंकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल आर, ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल वाई। तो यहाँ पर से आपको गैमेट्स कौन से मिलेंगे? कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। यहाँ से आपको गैमेट्स कौन से मिलेंगे? स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, राइट। तो जब आप इन दोनों का फ्यूजन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? F1 जनरेशन मिलेगी। और जैसे कि आपको पता है F1 जनरेशन में जो कैपिटल्स जो होते हैं वो खुद को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कैसे सीड मिलेगा? राउंड एंड येलो सीड मिलेगा। ठीक है, और F1 जनरेशन में गैमेट्स कैसे मिलेंगे आपको? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो जब आप इसको क्रॉस पोलिनेशन करवाओगे, राइट, क्रॉस पोलिनेशन जब आप इसको करवाओगे तो आपको इस तरह से जनरेशन्स मिलेंगी, राइट। सेल्फ पोलिनेशन या फिर आप बोल सकते हो कि क्रॉस पोलिनेशन, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई है, स्मॉल आर है कैपिटल वाई है, यहाँ पर कैपिटल आर है स्मॉल वाई है, और यहाँ पर आपको स्मॉल आर स्मॉल वाई मिला है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, राइट। तो आपको जो भी जनरेशन जो मिलेंगी वो अलग अलग मिलेंगी। देखो, मोस्टली आपको राउंड एंड येलो जनरेशन ज़्यादा मिलेंगी। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 जनरेशन जो है वो आपको कैसे मिलेंगी? राउंड एंड येलो, राइट। दूसरी राउंड ग्रीन के बारे में बोले तो 3 जनरेशन जो है वो राउंड ग्रीन मिलेंगी। रिंकल येलो के बारे में अगर हम बोले तो 3 जनरेशन, 1 2 3, राइट। और लास्ट में रिंकल ग्रीन एक ही जनरेशन आपको मिलेंगे। मतलब कि आपको जो रेशियो मिलेगा ना वो अलग रेशियो होगा। मतलब कि अभी तक हमने क्या देखा था? 3:1 का रेशियो देखा था, बट अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 9:3:3:1 का रेशियो आपको मिला है। तो इसी के बेसिस पर एक लॉ डिराइव हुआ है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं कि उसके अंदर आपको क्या बोला गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट एंड हाउ इट इज डिराइव्ड, राइट। तो सबसे पहले उसके बारे में डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इफ अ इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज सिचुएटेड साइमल्टेनियसली, the gene for each of characters assort out independently of the other pair। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी
एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर साइमल्टेनियसली सिचुएटेड है किसी भी जीन के अंदर, राइट, तो वो क्या करेंगे कि जितने भी जीन्स है वो खुद का कैरेक्टर जो है उसे रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे, राइट। और कुछ चीज़ों में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कैरेक्टर्स है वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, खुद से ही खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, राइट। मतलब कि जब एक से ज़्यादा जीन्स खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। ओके, इट इज रैंडमली अरेंज इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग बोथ पेरेंटियल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। और वो क्या होगा कि जो भी ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुए हैं उसके अंदर कहीं पर भी रैंडमली अरेंज होंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी रेशियो देखा था 9:3:3:1, राइट, वो रेशियो है, उसके बारे में ही आपको बोला गया है। एंड पेरेंटियल न्यू कैरेक्टर्स जो भी होंगे प्रेजेंट, मतलब कि न्यू कॉम्बिनेशन जो फॉर्म हुआ है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सभी अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे। आफ्टर दैट द रेशियो ऑफ 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड अ कॉम्बिनेशन सीरीज in a dihybrid cross. The phenotype round yellow 9, wrinkle green 3, round green 3 and wrinkle green 1। अभी जो हमने रेशियो देखा ना 9:3:3:1, ठीक है, तो रेशियो ऑफ 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड अ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो एंड 1 ग्रीन विथ 1 राउंड एंड 1 wrinkle। इससे आपको जो भी कॉम्बिनेशन मिलेगा उससे आपको क्या मिलेगा कि 3 जो पेयर्स होंगी वो येलो की होगी और रेस टू 1 ग्रीन, दूसरी 3 राउंड्स एंड 1 रिंकल, राइट। तो इसी के बेसिस पर आपको पता चलेगा कि जो रेशियो है वो किसका ज्यादा हुआ, राउंड एंड येलो का, राइट। इसलिए आपको राउंड एंड येलो जनरेशन जो है वो आपको ज्यादा मिली। देखो यहाँ पर क्या बोला है आपको, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, तो राउंड जो है वो शेप है, यहाँ पर भी रिंकल जो है शेप है, ठीक है। यहाँ पर येलो और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो आपको जो भी लास्ट में जो जनरेशन मिली वो ज़्यादा आपको कौन सी मिली, राउंड येलो, राइट। ज़्यादा तो आपको वही जनरेशन मिली है ना, मतलब कि राउंड जो है वो रिंकल के ऊपर ज़्यादा रेजिस्ट करता है, राइट। मतलब कि वो खुद को ज़्यादा इलोबरेट करके खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर येलो की बात करें तो येलो जो है वो ग्रीन के ऊपर ज़्यादा इलोबरेट होके वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी की वजह से आपको जो रेशियो मिला वो 9:3:3:1 के रेशियो में आपको मिला। बेस्ड ऑन सच ऑब्जर्वेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, Mendel proposed a second set of generalizations that we call the Mendel's law of independent assortment, right? अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। यहाँ से मेंडल ने किसके बारे में आपको बोला है, डायहाइब्रिड क्रॉस, मतलब कि एक कैरेक्टर्स का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब कि एक सिंगल जीन का हाइब्रिडाइजेशन जब आप करते हो तो आपको किस तरह से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक देखा था। बट यहाँ पर आपको क्या बोला है, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस इन द सेंस एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके बेसिस पर मेंडल ने एक सेकेंड लॉ दिया, ऑन द बेस्ड ऑफ जनरलाइजेशन। उनको हम जानते हैं ऐसा मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, और इसे हम कहेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, राइट। अगर आपको पूछे एग्जाम में, डायरेक्टली ना पूछे कि मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट क्या है, और अगर आपको ऐसा पूछे डायहाइब्रिड क्रॉस, राइट, या फिर ऐसा पूछ ले मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस, तो दोनों एक ही आंसर होंगे, राइट। मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस एंड इंडिपेंडेंट या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट दोनों एक ही है। ओके, तो अब आपको बोला है प्यूनेट स्क्वायर कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ टू जीन्स during meiosis and producing of eggs and pollen in the F1 RY plant। तो अब यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, प्यूनेट स्क्वायर का यूज़ कर सकते हो, और प्यूनेट स्क्वायर के बेसिस पर आप दो जीन्स का जब
मियोसिस करवाओगे तो आपको उसमें से जो भी प्रोड्यूस होगा, मतलब कि जो भी F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो आपको कौन सी मिलेगी, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। जो हम लोगों ने अभी जो देखा था वही चीज़ है। यहाँ पर आपको देखो फर्स्ट जनरेशन क्या मिली, कैपिटल R स्मॉल y, सॉरी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, F1 जनरेशन के बारे में आपको बोला है। देन आफ्टर the segregation of one pair of gene R and R, 50% of the gametes have gene capital R and other 50% have small r, right, and have alleles capital Y और Y, right। मतलब कि आपको चारों चार कैरेक्टर्स जो है 50-50% आपको अभी तक मिले हैं। कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन के अंदर। देन आफ्टर आपको क्या बोला है, The important thing is that segregation of 50% R and 50% Y। अभी हमने क्या देखा कि दोनों 50-50% है, मतलब कि कैपिटल R एंड स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y, दोनों 50-50% है, ठीक है। Is independent from the segregation of 50% कैपिटल Y एंड 50% स्मॉल y, राइट। दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। Therefore 50% of R bearing gametes have Y and other 50% have small y, right। Similarly 50% of capital R bearing gametes has capital Y and other have 50% small y, right। Thus there are 4 जीनोटाइप्स ऑफ गेमेट्स। उसके बेसिस पर आपको 4 जीनोटाइप्स मिलेंगे। और 4 जीनोटाइप्स आपको कैसे मिले वो आपको पता हो गया होगा। जैसे हमने प्यूनेट स्क्वायर में रखा था ना, वैसे ही प्यूनेट स्क्वायर आप यहाँ पर रखोगे तो आपको 4 जनरेशन्स मिलेंगे। आपको यहाँ पर 4 जीनोटाइप्स ऑफ गेमेट मिलेंगे। वो कौन से होंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब आपको ये होगा कि सर ये 4 जीनोटाइप्स ऑफ गेमेट्स आपको कैसे मिले। तो जैसे कि हम लोगों ने आगे ही बोला कि प्यूनेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास कौन से जीन्स हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y जीन्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, प्यूनेट स्क्वायर प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको प्यूनेट स्क्वायर बनाना है, कैसे करेंगे, कैपिटल R स्मॉल y, ये आपको एक जनरेशन मिली, दूसरी स्मॉल r कैपिटल Y दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन कैपिटल R स्मॉल y तीसरी जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन क्या मिलेगी, स्मॉल r स्मॉल y। ये भी अलग है, ये भी अलग है, यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो ये आपको जो 4 जनरेशन्स मिली हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 जो जनरेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पर बोला गया है। तो आपको जो 4 फ्रीक्वेंसी जनरेशन्स मिली तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, 25% होगी। यहाँ पर 25, 25, 25, 25, टोटल 100% हो गया, ठीक है। तो इस तरह से each with a frequency of 25% or 1/4 of the total gamete product, right। तो इस तरह से आपको 4 जनरेशन्स मिलेंगे। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि जो भी क्रोमोसोमल थियोरी है, क्रोमोसोम्स मतलब कि आपको पता है, राइट। तो क्रोमोसोम्स में जो भी इनहेरिटेंस, मतलब कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि थ्रू डीएनए जो इनहेरिटेंस है वो एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। तो डीएनए अल्टीमेटली कौन से फॉर्म में होगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि क्रोमोसोम किस तरह से पार्टिसिपेट करता है इनहेरिटेंस के अंदर। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। 1865 के अंदर उन्होंने पब्लिश किया था, बट फॉर सेवरल रीजन्स इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 19th century, राइट। मतलब के 1900 तक वो जस्ट अनरिकॉग्नाइज्ड हुआ। मतलब कि मेंडल ने जो भी प्रपोज किया था 1865 के अंदर जो प्रपोज किया था उसको 1900 तक तो ऐसे ही रहने दिया गया, राइट। क्यों, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे उसके बेसिस पर। कि कौन कौन से रीजंस थे वो हम अब देखेंगे
कि क्यों जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो इस चीज को मानने से इनकार कर रहे थे, राइट। तो 4 ओवर देखो, आप देख सकते हो 65 से लेके 19, तो ऑल अराउंड 35 इयर्स तक जो मेंडल ने प्रपोज किया था वो किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। उसके रीजंस तो कुछ होंगे, तो रीजंस देखते हैं। सबसे पहला, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, राइट। मतलब कि जो भी मेंडल ने प्रपोज किया उसे समझना इतना इजी नहीं था। दूसरा, हिज कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीन्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट that control the expression of the traits, and the pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries, right। क्या बोला कि जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि जो भी जीन्स और जो एलिस होते हैं वो अगर सेम होंगे तो वो क्या करेंगे, किसी भी तरह से वो ब्लेंडिंग मोशन आपको देखने को नहीं मिला। मतलब कि जो भी जीन्स में जो चेंज आ रहे हैं ना वो आपको देखने को नहीं मिलता है। कब? जब वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तब, राइट। तो यहां पर क्या बोला कि जो भी जीन्स या फिर ट्रेट्स या फिर आप बोल सकते हो पेयर ऑफ एलिल्स, राइट, वो क्या करते थे तो कि ब्लेंड नहीं हो रहे थे। तो वो जो चीज जो थी सभी कैसे मानते थे कि वो ब्लेंडिंग होना चाहिए तो ही इनहेरिटेंस होगा, मतलब कि तो ही कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, अदरवाइज कैरेक्टर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि F1 जनरेशन जो होगी उसके अंदर आपको किसी भी तरह से ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलेगा, बट F2 जनरेशन जो होगी उसके अंदर आपको ब्लेंडिंग देखने को मिलेगा, राइट। तो यही चीज जो थी वो जो भी मेंडल के दूसरे साथी लोग थे वो सब मानने से इनकार कर रहे थे, राइट। तीसरी चीज, मेंडल अप्रोच वॉज ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। मेंडल ने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया था, मतलब कि मैथमेटिक्स का यहाँ पर यूज़ किया था टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना, राइट। अगर मैं आपको कुछ भी बोलूँ कि आप मैथमेटिक्स का यूज़ करके बायोलॉजी को एक्सप्लेन करो तो इट विल बी नॉट ईजी, राइट। मतलब कि वो एक्सप्लेन करना ईजी भी नहीं होगा, दूसरी चीज़ के सामने वाले को समझना भी इतना ईजी नहीं होगा, तो वो भी एक चीज़ थी। Third, he could not provide any physical proof for the existence and location of the factors in the sense genes, right? क्योंकि मेंडल ने उसका सबसे पहले नाम क्या दिया था, जीन्स नाम दिया था, in this cell unknown to him। मतलब कि उसके पास एक फिजिकल प्रूफ नहीं था, राइट, कि जीन्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होंगे और वो कैसे, जो जीन्स है वो कैसे खुद को एक्सप्रेस करेंगे सेल के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो मेंडल के पास प्रेजेंट नहीं थी। मतलब कि कोई भी एक फिजिकल प्रूफ नहीं था, ठीक है। इन दोज डेज नाइदर द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रिप्रोडक्शन नॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस वाज नोन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर किसी को भी पता नहीं था कि जो न्यूक्लियस है उसका काम किसके अंदर है। अभी हमको पता है कि न्यूक्लियस जो है उसका काम है रिप्रोडक्शन के अंदर, और दूसरी चीज के जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो भी किसी को पता नहीं था, राइट। इसलिए सभी लोग मानने से इनकार कर रहे थे। अब मेंडल के बाद, राइट, 1900 के अंदर मेंडल की जो भी थियोरी जो थी वो अनरिकॉग्नाइज थी, राइट। मतलब कि 1865 से लेकर 1900 तक वो अनरिकॉग्नाइज थी, किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बट आफ्टर दैट इन द 19th सेंचुरी 3 साइंटिस्ट, एक है डी वेरिस, दूसरा है कॉर्निस एंड थर्ड वन इज वास टेस्कमार्क, राइट। ये तीनों साइंटिस्ट ने जो भी मेंडल ने डिस्कवरी की थी उसके ऊपर रीडिस्कवरी की, राइट। मतलब कि मेंडल ने जो भी प्रोपोर्शंस, जो भी रिकॉग्नाइजेशन, सभी चीज़ें जो उन्होंने बोली थी उसी के बेसिस पर एक दूसरी चीज़ें उन्होंने इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई की। तो वो कैसे हुआ? फर्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, thus मेंडल वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड, राइट। मेंडल का जो वर्क था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जैसे इनहेरिटेंस में ट्रांसफर होते हैं उसी के बेसिस के ऊपर
इन तीनों साइंटिस्ट ने फिर से उसी डिस्कवरी को, जो मेंडल ने डिस्कवरी की थी, उसी डिस्कवरी के ऊपर फिर से उन्होंने वर्क किया। तो उसको बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेस भी हुए, और वो क्या थे? ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांटेजमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी। एक चीज क्या थी? माइक्रोस्कोपी सबसे इंपॉर्टेंट थी, माइक्रोस्कोपी, क्योंकि 1865 के अंदर माइक्रोस्कोप तो प्रेजेंट थे, बट इतने डेवलप माइक्रोस्कोप प्रेजेंट नहीं थे, राइट। बट 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो भी माइक्रोस्कोप जो थे वो बहुत एडवांस हो चुके थे, राइट। That were taking place, scientists were able to carefully observe meiotic cell division। इसी के बेसिस पर साइंटिस्ट लोग जो थे वो meiotic division जो होता है सेल के अंदर, वो इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे थे। This lead to the discovery of structure, the nucleus। इसी के बाद सब लोगों को पता चला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो कॉइल स्ट्रक्चर है डीएनए के। अभी तक किसी को पता ही नहीं था, राइट। इन तीनों साइंटिस्ट ने बताया। दिस लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर द न्यूक्लियस दैट अपीयर्स टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवाइड। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। उसे नाम दिया गया क्रोमोसोम। मतलब कि न्यूक्लियस जो था वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, राइट। मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो डबल है। दूसरी चीज कि वो जब डिवाइड कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। मतलब कि सेल का जब डिवीजन स्टार्ट होता है तभी ये जो न्यूक्लियस है उसका भी डिवीजन होता है। उसके साथ साथ उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उसका भी डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये रीडिस्कवरी थी। उसके बाद दूसरे दो साइंटिस्ट आए, एक थे शूटन एंड दूसरे थे बोवियर, राइट, इन 1902, राइट। 19th सेंचुरी के बाद 1902 के अंदर इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बोला? मेंडल्स फैक्ट वेर फर्स्ट पॉइंटेड आउट इन 1902 बाय शूटन एंड बोवियर। 1902 के अंदर उन्होंने सबसे पहला मेंडल के जो फैक्ट थे उसको पॉइंट आउट किया, राइट। They put forward the theory that chromosomes form the physical basis for the factors or gene, right? क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फिजिकल बेसिस। मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं, राइट, जैसे कि हमने बोला था फैक्टर्स के फॉर्म में या फिर जीन्स के फॉर्म में, एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं, तो उसके लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है। बट 1902 तक ये किसी को पता नहीं था, जब तक इन दोनों साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला। उसके बाद इस थियरी को नाम दिया गया, दिस इज नोन एज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थियरी को नाम दिया गया क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। दे नोटिस दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। मतलब कि जैसे जीन्स का जो वर्क है ना, जीन्स का जैसे बिहेवियर है वैसे ही क्रोमोसोम्स का भी बिहेवियर है। क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर्स। क्रोमोसोम भी पेयर्स में होते हैं और जीन्स भी पेयर में होते हैं, राइट। मतलब कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिल रही थी। इट वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश दैट क्रोमोसोम वे सेपरेटेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये भी चीज पता चली कि क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, राइट, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ईच हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म थ्रू मियोसिस। और वो प्रोसेस कैसे होती है? मियोसिस थ्रू प्रोसेस होगी, राइट। आफ्टर दैट when ovum fuses with the sperm during fertilization, the diploid status is re-established in the zygote. ओवम एन, स्पर्म जो है वो भी एन। उसके बाद जब वो दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज्ड होते हैं और डिप्लॉयड स्टेटस फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट के अंदर कितने एन प्रेजेंट होंगे? 2 एन प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट देखो शूटन ने क्या बोला क्रोमोसोम्स के बारे में, मेंडल ने क्या बोला जीन्स के बारे में। दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, और वो सिमिलैरिटीज क्या थी वो भी देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अकर्स इन पेयर, राइट, क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर और यहाँ पर जीन्स अकर्स इन पेयर, दोनों पेयर्स में होते हैं। दूसरी चीज सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। दैट सेग्रीगेशन होगा, गैमेट्स का सेग्रीगेशन होगा
मतलब कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उसका सेग्रीगेशन होगा और उसमें से एक ही पेयर जो है वो ट्रांसमिट होगी गैमेट फॉर्मेशन के लिए। दूसरी चीज, सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि सेग्रीगेशन होगा एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मतलब कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वो दोनों चीजें जो भी प्रेजेंट है वो दोनों गैमेट्स एक दूसरे के अलग होंगे और एक ही गैमेट जो है वो आगे दूसरी पेयर के साथ अटैच होने के लिए आगे बढ़ेगा। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएंगे एक दूसरे से। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड अदर ऑफ अदर पेयर। एक जो पेयर है वो सेग्रीगेट होगी विद द अदर पेयर इंडिपेंडेंटली, खुद से ही दूसरी पेयर के साथ वो अटैच्ड हो जाएगा, राइट। मतलब कि इसी के बेसिस पर पता चला कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स जो सभी चीजें हैं वो एक जैसी ही है। ओके, अब हम देखेंगे क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। जैसे कि हम अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में बोले, हमारी बात करें तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है और जीन्स तो बहुत सारे प्रेजेंट है, राइट। और उसमें से भी 23 पेयर्स में से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स है। एक जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम की पेयर है, ठीक है। 22 पेयर जो है वो आपके डीएनए में पार्टिसिपेट तो करते हैं, राइट, बट वो एक जो पेयर है वो ही ऐसी पेयर है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब कि जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच स्पीसीज हैव अ फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि जितने भी स्पीसीज है उन सभी के अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, मतलब कि पेयर जो है ना क्रोमोसोम की वो फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन वेरियस नंबर, और जो जीन्स है वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, राइट। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, क्रोमोसोम्स भी पेयर में होंगे और जीन्स जो है वो भी पेयर में होंगे। द टू एलील्स ऑफ वन जीन पेयर आर लोकेटेड एट होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। दो में से कोई भी एक एलील, मतलब कि जो दो एलील होंगे ना, दो एलील इन द सेंस वन जीन पेयर हुए, राइट, और वो लोकेटेड कहाँ पर होंगे, होमोलोगस साइट के ऊपर ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर वो लोकेटेड होंगे। एक चीज याद रखना कि जब दो एलील्स एक साथ मिलते हैं तो वो एक जीन पेयर फॉर्मेशन, मतलब कि वन जीन पेयर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और वो प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि हिट्रोलोगस साइट, तो हिट्रोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर वो अटैच्ड होते। देन ह्यूटन united the knowledge of chromosome segmentation with Mendelian principle and called it as the chromosomal theory of inheritance। और ह्यूटन ने क्या बोला, they have proposed the chromosomal theory of inheritance। It was also verified by Thomas Hunt Morgan, right। दूसरे साइंटिस्ट है थॉमस हंट मॉर्गन, वर्क ऑन द फ्रूट फ्लाई, मतलब कि ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टा। He suggests that genes are arranged in a linear fashion on chromosome, मतलब कि जीन्स जो है वो लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं, मतलब कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब कि इसके बाद यही जीन्स आएंगे, राइट। तो वो किन्होंने बोला, थॉमस हंट मॉर्गन ने। All such aspects establish that there is a chromosomal basis of law of inheritance proposed by मेंडल। ये सभी चीजों के बाद पता चला कि जो भी मेंडल ने, राइट, जो भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था वो जस्ट बोलने के लिए नहीं था, बट इनका प्रूफ भी था उनके पास, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, राइट। और वही एक्सप्लेनेशन, क्योंकि तब क्या था कि जो भी जब मेंडल ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे तो उनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन उनको चाहिए थी, वेल डेवलप इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक माइक्रोस्कोप, वो सभी चीजें उनके पास प्रेजेंट नहीं थी, राइट। इसलिए क्या हुआ कि वो जो भी चीजें एक्सप्लेन करना चाहते थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे ही अलग अलग साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उन्होंने जब मेंडल्स के
बेसिस पर जब उन्होंने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए तो उसके ऊपर से पता चला कि जो भी मेंडल ने बोला था वो सभी सच है, एंड उसके बेसिस पर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रपोज्ड हुआ, राइट। और एक चीज़ दूसरी के, जैसे कि आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी मेंडल ही है, राइट। मतलब कि क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स का पता चला, क्योंकि जो बेस जो था ना जेनेटिक्स का, जो सबसे पहला बेस वो भी मेंडल ने ही रखा था, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। यहाँ पर जो है वो हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालूम देवेश, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे कि आपको पता है सेक्स इन द सेंस मेल एंड फीमेल, राइट। मतलब कि जो भी एनिमल है या फिर कोई भी ह्यूमन है उसका हम सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, बाय द मेल एंड फीमेल, उस तरह से, राइट। तो ये जो है उन दोनों में जो भी मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं प्रेजेंट, वो कैसे होते हैं और उसको आप कैसे जेनेटिक के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अभी कि ऑल ओवर वैसे देखें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसमें से 22 पेयर्स जो है उसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। एक जो पेयर है वो है सेक्स क्रोमोसोम की पेयर, जो डिफाइन करती है कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होने वाला है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। तो वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, वो कैसे प्रोसेस पूरी होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिक्स। मतलब कि जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन की जो भी मैकेनिज्म है, राइट, तो जब तक जेनेटिक्स के बारे में किसी को पता नहीं था तब तक ये जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मतलब कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है, ठीक है। देन द साइटोप्लाज्मिक ऑब्जर्वेशन मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब कि जब बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट्स के साइटोप्लाज्मिक ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसका जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बारे में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हुए, तो उसके बेसिस पर हमको पता चला कि सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्या है और कैसे हम उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट जो थे वो थे हैंकिंग, राइट। तो हैंकिंग जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने सबसे पहले जो बेस था सेक्स डिटर्मिनेशन का वो उन्होंने रखा था, राइट। तो उन्होंने क्या बोला, हैंकिंग इन 1891 ऑब्जर्व दैट इंसेक्ट्स प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पर्म। उन्होंने क्या बोला कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। द डिफरेंस वॉज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम। बट डिफरेंस क्या था, जस्ट एक क्रोमोसोम का डिफरेंस था, राइट। मतलब कि एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा या फिर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, उसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि 2 डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। देन 50% of the sperms receive specific number structure, whereas the other 50% sperm did not receive. बोला क्या गया कि 50% जितने भी स्पर्म सेल्स जो थे उनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3-4 में पढ़ा है, राइट, कि स्पर्म्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसका न्यूक्लियस का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बोली गई है, राइट। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस का, एंड दूसरे जो 50% जो स्पर्म सेल्स थे उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था।
तो उसके बेसिस पर हैंकिंग ने क्या बोला, हैंकिंग हैड डिस्क्राइब दिस क्रोमोसोम एज एक्स बॉडी, उन्होंने उसको नाम दिया एक्स बॉडी, राइट। आफ्टर दैट ही वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाई इट एज अ क्रोमोसोम, बट एक चीज थी कि जो हैंकिंग जो थे उन्होंने ये तो बोल दिया कि ये एक्स क्रोमोसोम है, बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये क्रोमोसोम है या नहीं है, राइट। देन आफ्टर एक दूसरे साइंटिस्ट आए जो थे MC लंग, राइट। उन्होंने भी जो हैंकिंग ने बोला उसी के बेसिस पर उन्होंने भी आगे फर्दर स्टडीज की और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो एक्स बॉडी है उसे उन्होंने नाम दिया एक्स क्रोमोसोम। मतलब कि उनको पता चला कि जो हैंकिंग ने बोला था एक्स बॉडी वो ही एक्चुअल में एक्स क्रोमोसोम है, राइट। ही आइडेंटिफाई एक्स बॉडी एज अ एक्स क्रोमोसोम। अगर आपको पूछे MCQ में कि एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम किन्होंने आइडेंटिफाई किया था तो MC लंग। It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of sex determination is of a XO type. मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि बहुत सारे इंसेक्ट जो प्रेजेंट है उसके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मैकेनिज्म है, राइट, उसे हम क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, XO टाइप से हम आइडेंटिफाई करेंगे। दैट मीन्स ऑल एक्स बियर्स एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। मतलब कि जितने भी एक्स होंगे ना, एक्स मतलब कि फीमेल के अंदर, राइट, उनके अंदर एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, राइट। देन एक्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल। मतलब कि कोई भी ऐसे एग जो फर्टिलाइज कर रहे हैं स्पर्म, मतलब कि कोई भी ऐसे एग्स जिसको फर्टिलाइज कर रहे हैं स्पर्म सेल्स, राइट, और उन स्पर्म सेल्स के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो फीमेल है। एंड दोज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स दैट डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम, मतलब कि ऐसे सेल्स कि जिनको एक्स क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज नहीं किया उसे हम कहेंगे मेल, राइट। तो इसी के बेसिस पर आप बोलते हो कि XX जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल एंड XY जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल, राइट। एक्स क्रोमोसोम विच आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर टर्म्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। मतलब कि ऐसे एक्स क्रोमोसोम्स की जो सेक्स को डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट, तो उसे हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स वेर नेम्ड एज ऑटोसोम्स। और दूसरे जो जितने भी सेल्स है उसको हमने नाम दिया ऑटोसोम्स। एग्जाम्पल आपको बोला गया है यहाँ पर, एग्जाम्पल है ग्रासोपर का कंटेन एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट। ग्रासोपर है, आप लोगों को पता होगा ग्रासोपर क्या है, उसके अंदर आपको XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। मतलब कि मेल्स है ओनली एक्स क्रोमोसोम, मेल के अंदर क्या होगा, जस्ट खाली एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा। एंड फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल है वो पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर क्या होगा कि एक्स क्रोमोसोम की पेयर होगी, राइट। मतलब कि जैसे मैंने आपको आगे बोला ना, XX क्रोमोसोम वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, XY जो है वो XX जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है एंड XY जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से वो पता चल चुका होगा। देन इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, राइट, मतलब कि ह्यूमंस, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन where both male and female have same number of chromosome। मतलब कि अगर हम बात करें मैन के अंदर, मतलब कि ह्यूमंस के अंदर, तो आपको बोला है कि उसके अंदर जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो XY टाइप से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट द मेल्स कंटेन्स XY chromosome, male contains X chromosome, but it is smaller proportion and is called as Y chromosome। मतलब कि मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम होता है, दूसरा जो है क्रोमोसोम वो होगा Y क्रोमोसोम, बट वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो फीमेल हैव अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर क्या होगा, पेयर ऑफ X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगी, मतलब कि XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा।
बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोजोम्स, मतलब कि मेल हो या फिर फीमेल हो, ऑटोजोम्स जो क्रोमोजोम है, ऑटोजोम क्रोमोजोम मतलब कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, वो जितने भी क्रोमोजोम्स होंगे वो दोनों के अंदर सेम ही होंगे, मेल के अंदर भी सेम होंगे एंड फीमेल के अंदर भी सेम होंगे। ठीक है, हेंस द मेल है ऑटोजोम प्लस XY, मतलब कि ऑटोजोम के साथ में प्लस XY क्रोमोजोम होंगे, वाइल फीमेल है ऑटोजोम प्लस XX क्रोमोजोम। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, राइट। तो इसी के बेसिस पर हम बोलते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम जो है वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है। इन ह्यूमन बींग्स एंड इन ड्रोसोफिला मेल्स हैव 1X एंड 1Y क्रोमोजोम। मेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जो है वो X क्रोमोजोम होंगे, एक जो है वो Y क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा। वेरेस इन फीमेल अ पेयर ऑफ A क्रोमोजोम्स बिसाइड्स ऑटोजोम, मतलब कि ऑटोजोम्स के अलावा उसके अंदर जो X क्रोमोजोम है वो कैसे होंगे, इन अ पेयर, मतलब कि XX क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे। तो इसी के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मेल इन द सेंस XY एंड फीमेल इन द सेंस XX। ठीक है, देन आफ्टर क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय मिस स्टीवेंस इन 1905 एंड ब्रिजेस इन 1922। इन दोनों ने सेक्स डिटर्मिनेशन की जो भी थियोरी जो थी वो इन दोनों ने प्रपोज की थी, और उसके बाद गोल्ड स्मिथ्स सपोर्टेड दिस थियोरी। इन 1938 में क्या हुआ कि गोल्ड स्मिथ जो थे उन्होंने ये जो भी थियोरी थी, मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन थियोरी जो थी, उनको उन्होंने सपोर्ट दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज हिट्रोगेमी, राइट। तो हिट्रोगेमी नाम ऊपर से आपको पता चलता होगा, हिट्रो, होमो मतलब कि सिमिलर, हिट्रो मतलब कि डिफरेंट, राइट। अगर हम इन दोनों वर्ड को स्प्लिट करें तो हिट्रो मतलब कि मोर देन वन एंड गेमेटी मतलब कि गेमेट्स, मतलब कि मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट, तो उसे हम कहेंगे हिट्रोगेमेटिक। एंड होमोगेमेटिक का मतलब होगा कि मोर देन वन गेमेट्स बट दे ऑल आर सिमिलर, एक जैसे ही गेमेट्स होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हिट्रोगेमी। द क्रोमोसोम थियोरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज वर्क आउट बाय E.W. विल्सन एंड स्टीवेंस। E.W. विल्सन एंड स्टीवेंस, उन्होंने जो भी क्रोमोसोमल थियोरी जो थी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उनके ऊपर वर्क किया। दे नेम XY क्रोमोसोम एज एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। उन्होंने नाम क्या दिया कि जो XY क्रोमोसोम है उसे नाम दिया एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम भी आप बोल सकते हो। Other chromosomes which have no relation with the sex and contain genes which determine the characters as autosomes or somatic chromosome, मतलब कि उसके अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स थे जिनका किसी भी तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कोई भी काम नहीं था, उन सभी जीन्स को उन्होंने नाम दिया ऑटोसोम्स या फिर सोमेटिक क्रोमोसोम। ठीक है, देन आफ्टर thus on the basis of the type of allosome, right, allosome के बेसिस पर उन्होंने आगे क्या बोला, present in the gamete the parents can be of two type, मतलब कि जो भी एलोसोम के जो टाइप है उसके बेसिस पर उन्होंने क्या बोला कि जो गेमेट्स है, पेरेंट्स के अंदर जो गेमेट है वो दो टाइप के होंगे, या तो फिर वो होमोगेमेटिक होंगे, मतलब कि प्रोड्यूसिंग सिमिलर गेमेट्स, एक जैसे ही गेमेट्स प्रोड्यूस करते होंगे, या फिर हिट्रोगेमेटिक मतलब कि प्रोड्यूस डिफरेंट गेमेट्स, या फिर क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस करते होंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, आप कैसे डिटरमाइन करोगे वो। तो मेल हिट्रोगेमी की बात करें तो उसके अंदर XX XY टाइप होंगे एंड XX XO टाइप होंगे, मेल की बात की है। एंड अगर फीमेल की बात करें तो ZZ एंड ZW टाइप, दूसरा ZZ एंड ZO टाइप, ये फीमेल हिट्रोगेमस गेमेट है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो चीज़ है, यहाँ पर हमने देखा मेल हिट्रोगेमी, यहाँ पर हमने देखा फीमेल हिट्रोगेमी। अब हम देखेंगे मेल हिट्रोगेमी को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे एंड फीमेल हिट्रोगेमी जो है उसे आप कैसे आइडेंटिफाई
करोगे। ओके, तो अब हम देखेंगे मेल हिट्रोगेमी। द मैकेनिज्म इन विच मेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। एक ऐसी मैकेनिज्म जिसके अंदर जो मेल है वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट, आइदर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोसोम। मतलब कि एक तो क्या होगा कि उनके पास एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। दूसरी चीज, सम गैमेट्स विथ एक्स क्रोमोसोम एंड सम विदाउट वाई क्रोमोसोम। मतलब कि कुछ ऐसे होंगे जिनके पास एक्स क्रोमोसोम होगा बट वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था सबसे पहला टाइप एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप, तो वो देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखो, दिस टाइप इज प्रेजेंट इन सर्टेन इंसेक्ट्स लाइक ड्रोसोफिला, मेलेनोगेस्टर एंड मैमल्स लाइक ह्यूमन। इन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट द मेल्स एंड एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इन अदर पार्ट इट इज वेरी स्मॉल एज वाई क्रोमोसोम। राइट, मेल के अंदर क्या बोला है कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट तो होगा बट उसके दूसरी साइड जो दूसरा क्रोमोसोम है वो छोटा होगा, स्मॉलर इन साइज होगा, जिसे हम कहते हैं वाई क्रोमोसोम। राइट, वेयरएज फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मतलब कि एक्स एक्स की पेयर होगी उसे हम कहेंगे फीमेल एंड एक्स वाई जो होगा उसे हम कहेंगे मेल, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट बोथ मेल्स एंड फीमेल हैव अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये भी हमको पता है कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो मेल्स हैव ऑटोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम एंड द फीमेल्स हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम। ये भी हमको पता है। अब द मेल्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट। मेल दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन से होंगे? एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम। द फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट जो है एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, ए है प्लस एक्स वाई मतलब कि मेल, यहां पर ए प्लस एक्स एक्स, ये फॉर फीमेल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे कि हमने बोला ए एक्स टाइप ऑफ गैमेट एक हुआ, दूसरा ए वाई टाइप ऑफ गैमेट दूसरा हुआ, राइट। और यहां पर तो हमको पता है एक टाइप के ही गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। सॉरी, तो गैमेट्स कौन से प्रोड्यूस होंगे? ए एक्स टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस होंगे। एक साइड पे ए एक्स, दूसरी साइड पे ए एक्स होगा। ठीक है, अब क्या किया कि ये जो फर्स्ट वाला गैमेट है उनको हमने इसके साथ फ्यूजन करवाया। तो आपको क्या मिला? देखो, ये जो ए है वो इस ए के साथ मिक्सअप होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ए। ये जो एक्स है वो इसके साथ प्लस होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्स एक्स, राइट। दूसरी चीज यहां पर क्या है? ए प्लस वाई। ये जो ए है जब वो ये ए के साथ प्लस होगा तो ए प्रोड्यूस करेगा। ये y जो है वो जब ये x के साथ प्रोड्यूस फर्टिलाइज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्स वाई प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो जैसे कि हमको पता है एक्स एक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेल के लिए, एंड एक्स वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर मेल, राइट। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो होता है। आफ्टर दैट डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ड्रोसोफिला। In this type of sex determination, the presence of Y chromosome determines the maleness, right? मतलब कि अगर आपको Y क्रोमोसोम मिला किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, आपको मतलब कि ड्रोसोफिला ही बोला है, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आपको Y क्रोमोसोम मिला तो उसके ऊपर से डायरेक्टली डिफाइन हो जाएगा कि वो क्या है, तो के रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल, राइट। दूसरी चीज आगे देखते हैं। दूसरी टाइप था एक्स एक्स एंड एक्सो टाइप, ये मेल के बारे में ही है, राइट। तो दिस टाइप इज प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल ग्रासोपर। ये आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा? ग्रासोपर के अंदर। मेल हैव ओनली वन टाइप ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म। मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है बट वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है। कैसे? तो के 50% विथ एक्स क्रोमोसोम एंड 50% विदाउट एक्स क्रोमोसोम। 50% कैसे होंगे? जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, एंड 50% जिनके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड प्रोड्यूस होमोगेमेटिक एक्स। ठीक है, फीमेल क्या करेंगे? होमोगेमेटिक एक्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे हमने आगे देखा था वैसे ए प्लस एक्स हो, यहाँ पर ए प्लस एक्स वाई,
राइट, XO फॉर मेल एंड XX फॉर फीमेल। तो यहाँ पर भी ऐसे ही AX एंड AO, यहाँ पर AX होगा। ठीक है, होगा क्या, ये जो AX है वो ये AX के साथ जब फ्यूज करेगा तो AA प्लस XX फीमेल प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर AO प्लस AX प्रोड्यूस होंगे तो वो मेल प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको XO मिला, जैसे हम लोगों ने मेल के अंदर आगे जो देखा था वैसे ही एग्जाम्पल। ठीक है, देन दूसरी चीज, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ग्रासहोपर कैसे होगा, एक फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एन X क्रोमोसोम बिकम्स फीमेल, मतलब कि ऐसे X जो फर्टिलाइज हुए विद द X क्रोमोसोम तो उसे हम कहेंगे फीमेल्स, एंड दोज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स दैट डू नॉट हैव X क्रोमोसोम, मतलब कि ऐसे क्रोमोसोम्स या फिर ऐसे X जिनको X क्रोमोसोम के बिना जो स्पर्म सेल्स जो थे उन्होंने फर्टिलाइज किया है तो उसे हम कहेंगे मेल्स। राइट, सिंपली अगर बोले तो ऐसे X क्रोमोसोम्स जिन्होंने, मतलब कि स्पर्म के अंदर ऐसे X क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट होंगे तो वो जब एग को फर्टिलाइज करेंगे तो वो फीमेल प्रोड्यूस करेंगे। राइट, दूसरी चीज, X क्रोमोसोम नहीं है, राइट, X क्रोमोसोम जो है वो स्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बट वो जब किसी भी एग को फ्यूज करेंगे, एग के साथ फ्यूज होंगे या फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे तो वो जो प्रोड्यूस करेंगे वो कैसे होंगे, तो के मेल्स प्रेजेंट होंगे। राइट, तो ये हमने देखा था फीमेल हेटेरोगेमी, अब हम देखेंगे मेल हेटेरोगेमी। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये हमको पता है। राइट, कि मेल या फिर फीमेल दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो सेम ही होंगे, बट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। राइट, मतलब कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो जैसे हम लोगों ने मेल के अंदर देखा था वैसे ही फीमेल के अंदर भी देखेंगे। तो आप देख सकते हो ZZ एंड ZW टाइप। राइट, दूसरा कौन सा था, ZZ एंड ZO टाइप। तो यहाँ पर क्या बोला है, दिस मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन बर्ड्स एंड फिशेस। ये आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, बर्ड्स एंड फिश के अंदर आपको इस टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेंगे। मेल्स हैव अ पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम, मेल के अंदर क्या होगा, Z पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, वेयर एज फीमेल हैव वन Z एंड वन W क्रोमोसोम, वन Z एंड वन W क्रोमोसोम। मेल के अंदर जस्ट खाली Z क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर Z एंड W क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। देन आफ्टर the sex of organism is determined by the type of ovum that is fertilized to produce the offspring। तो इसी के बेसिस पर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, राइट, उसका आप सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करोगे, ऑन द प्रेजेंस ऑफ ओवम। राइट, तो आप देख सकते हो AA प्लस ZZ मतलब कि मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर AA प्लस ZW वो फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस होगा मेल के अंदर, तो कि AZ एक ही टाइप का गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर दो टाइप्स के गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे। फीमेल के अंदर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे, कौन से, AZ एंड AW। ठीक है, तो जब AZ फॉर्म होंगे तो वो कौन से, मेल प्रोड्यूस करेंगे। देन AZ एंड ZW फॉर फीमेल प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हमने मेल के अंदर देखा वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, खाली गेमेट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। दूसरी चीज ZZ एंड ZO टाइप। इन दिस मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन द फीमेल इज हिट्रोगेमेटिक, मतलब कि ZO हिट्रो मतलब कि एक से ज्यादा गेमेट्स इनके पास प्रेजेंट है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स। एंड मेल इज होमोगेमेटिक, मेल के अंदर एक ही टाइप ऑफ गेमेट्स प्रेजेंट है। इट इज अकर्ड इन बटरफ्लाइज एंड मोथ। याद रखना है आपको कि ZZ एंड ZO टाइप आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, बटरफ्लाइज एंड मोथ, इन दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये से ही AA प्लस ZO, यहाँ पर AA प्लस ZZ, यहाँ पर AZ एंड AO टाइप ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर AZ टाइप ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर जब AZ और AZ दोनों एक साथ फ्यूज होंगे तो AA प्लस ZZ मतलब कि मेल प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर AO प्लस
XYZ तो वो फीमेल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हमने देखी राइट वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट थी। अब हम देखेंगे कि जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे आप सेक्स डिटर्मिनेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। राइट, ह्यूमंस के अंदर कैसे आप सेक्स डिटर्मिनेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे कि हम आगे ही पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 टाइप्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। एक तो है XX फॉर फीमेल एंड XY फॉर मेल, ये हमको पता है। ठीक है, तो ह्यूमंस out of 23 pairs of chromosome present in 22 pairs are exactly same in both male and female and are known as autosomes। ये हमको पता है कि ह्यूमन बींग्स के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है और वो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम ही प्रेजेंट होंगे और उसे हम कहेंगे ऑटोसोम्स। राइट, एंड 23rd पेयर जो होगी, तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज द सेक्स क्रोमोसोम दैट इज अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। राइट, मतलब कि 23rd जो पेयर है उसे हम कहेंगे एक्स क्रोमोसोम। राइट, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा XX इन विच इज प्रेजेंट इन फीमेल एंड मेल हैविंग अ X 1X एंड 1Y क्रोमोसोम विच इज रिप्रेजेंटेड एज XY। ये सिंपली चीजें थी, वो आपको पता है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आप जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो कैसे आइडेंटिफाई करो। देखो, हमें पता है कि XY किसके लिए है, फॉर मेल एंड XX फॉर फीमेल, ये हमको पता है। यहाँ पर 2 गैमेट्स हैं, कौन से हैं, X एंड Y। यहाँ पर XX XX। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको लिख के बताऊंगा। आप देख सकते हो कि आपके पास 2 गैमेट्स हैं, XX किसके अंदर थे, फीमेल के अंदर, XY जो है वो मेल के अंदर। राइट, यहाँ पर 2 गैमेट्स है आपके पास, XX, यहाँ पर XY। राइट, अब इन दोनों का फ्यूजन होगा, कैसे होगा, देखो पहले जो X है वो इस X के साथ मिक्सअप होगा तो क्या फॉर्म होगा, XX। राइट, दूसरी चीज यही X इस Y के साथ मिक्सअप होगा तो क्या फॉर्म होगा, XY। राइट, ये जो X है वो इस X के साथ मिक्सअप होगा तो क्या फॉर्म करेगा, XX। यहाँ पर ये X और ये Y, XY। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपको 2 XX मिले और 2 XY मिले, इसका मतलब क्या हुआ, XX मतलब कि फीमेल, XY मतलब कि मेल, दोनों कितने परसेंटेज है, 50-50%। राइट, होता ये है कि जो भी बॉय या फिर गर्ल जो भी होगा वो किसी भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड, मतलब कि या फिर मेल के ऊपर या फिर फीमेल के ऊपर ऐसे डिपेंड नहीं, दोनों के ऊपर इक्वली डिपेंडेंट होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम है वो इस तरह से होते हैं और 50-50% चांसेस होते हैं कि मेल होगा या फिर फीमेल होंगे। राइट, ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मतलब कि 50% चांसेस है मेल के और 50% चांसेस है फीमेल के और 50% चांसेस है मेल के। ओके, तो जैसे हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन द सेंस स्पर्म सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में बोला गया है। द केस ऑफ मेल 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जब प्रोसेस होती है तो मेल के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। क्या बोला है आपको, द 50% ऑफ द टोटल स्पर्म्स प्रोड्यूस एक्स क्रोमोसोम, 50% के जो स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, एक्स क्रोमोसोम के होंगे, एंड द रेस्ट 50% कैरी वाई क्रोमोसोम, और दूसरे जो 50% बचे हैं वो कैसे होंगे, वाई क्रोमोसोम होंगे, बिसाइड्स ऑटोसोम। ऑटोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम है ना उसके बारे में बोला गया आपको। ठीक है,
ऑटोजोम्स तो 23 पेयर्स तो हैं ही, उसको नहीं यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा जितने भी क्रोमोजोम है उसके बारे में बोला गया, राइट, कि 50% जो है वो एक्स क्रोमोजोम और 50% जो है वो वाई क्रोमोजोम। दिस कंडीशन इज नोन एज मेल डाइगेमी। इसे हम क्या बोलेंगे? मेल डाइगेमी बोलेंगे। आफ्टर दैट तो वाई कंटेंट स्पर्म्स आर कॉल्ड एंडोस्पर्म्स, मतलब कि स्पर्म सेल्स के अंदर जो वाई प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे एंडोस्पर्म्स, एंड वाई कंटेंट एक्स कंटेंट स्पर्म्स आर कॉल्ड गाइनोस्पर्म्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि अगर जिस भी स्पर्म के अंदर अगर वाई प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे एंडोस्पर्म, एंड कोई भी ऐसे स्पर्म जिसके पास एक्स प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे गाइनोस्पर्म, राइट। मतलब कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, समझ में आया, राइट। एंड्रोशियम मतलब कि मेल एंड गाइनोशियम मतलब कि फीमेल। देन आफ्टर इफ एन ओवम फर्टिलाइज विद द स्पर्म्स कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, राइट, मतलब कि कोई भी ऐसा ओवम है जिसके साथ स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया, बट कैसे स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया? एक्स क्रोमोसोम के फर्टिलाइजेशन किया, तो जो भी जाइगोट प्रोड्यूस होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल को, मतलब कि एक्स, राइट। ओवम के पास तो ऑलरेडी एक्स था और ये जो स्पर्म साइज हुआ एड वो भी एक्स हुआ, मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल है फीमेल के लिए। वैसे ही अगर दूसरी चीज देखें तो आपको क्या बोला है? इफ एन ओवम फर्टिलाइज विद अ स्पर्म कैरिंग अ वाई क्रोमोसोम, मतलब कि वाई क्रोमोसोम किसी भी स्पर्म्स के पास प्रेजेंट हो, उसने ओवम को फर्टिलाइज किया तो क्या प्रोड्यूस होगा? जाइगोट डेवलप्स इनटू अ मेल, मतलब कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करेगा। Hence the genetic makeup of the sperm which fertilize the ovum determine the sex of a child। इसके बेसिस पर आप बोल सकते हो कि जो जिस टाइप के स्पर्म्स ने ओवम को फर्टिलाइज किया उसके बेसिस पर क्या होगा कि जो भी चाइल्ड डेवलप होगा उसका सेक्स इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। मतलब कि वाई ने अगर ओवम को फर्टिलाइज किया तो वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर एक्स क्रोमोसोम ने ओवम को फर्टिलाइज किया, मतलब कि एक्स स्पर्म सेल ने ओवम को फर्टिलाइज किया तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फीमेल, राइट। देयर आर 50% चांसेस ऑफ हैविंग आइदर अ मेल और फीमेल इन ईच प्रेगनेंसी, मतलब कि 50-50% चांसेस है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। मतलब कि ये किसी के भी हाथ में नहीं है, राइट। मेल के भी हाथ में नहीं या फिर फीमेल के हाथ में भी नहीं है कि कौन सा सेक्स ऑफ चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। Thus इट इज अ बाय चांस फिनोमेना, बाय चांस मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है, राइट। सो वुमेन शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड, मतलब कि बोला क्या कि एक ही पॉइंट बोला है आपको लास्ट में कि जस्ट वुमेन को ही आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते फॉर गिविंग अ बर्थ टू द गर्ल चाइल्ड, राइट। वो दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि जो भी चाइल्ड बर्थ होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। बट हमारे कल्चर में क्या होता है कि मोस्टली वो फीमेल जो है उनको ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से ये हुआ, बट नॉट, राइट। दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और इक्वल अमाउंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है म्यूटेशन, राइट। यहाँ पर आपको जस्ट थोड़ा सा दिया गया है म्यूटेशन के बारे में कि म्यूटेशन क्या है, और यही चीज़ म्यूटेशन जो है वो आप चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल में देखोगे कि म्यूटेशन से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, राइट। तो हम कवर करेंगे म्यूटेशन, ओके। तो म्यूटेशन देखते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी गई है, म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो भी आपके पास डीएनए सीक्वेंस है उसमें चेंजेस आना। अल्टरेशन मतलब कि चेंजेस, राइट, एंड रिजल्ट इन अ चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप मतलब कि जेनेटिक चेंज, एंड फिनोटाइप मतलब कि जो बाहर से आपको जो कैरेक्टर्स दिखते हैं उसके अंदर चेंज, राइट। सिंपली अगर बोले तो क्या होगा कि आपके पास जो भी डीएनए सीक्वेंस है उस डीएनए सीक्वेंस में अगर किसी भी तरह के चेंजेस होते हैं, राइट,
तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करेगा कि जीनोटाइपिक चेंज एंड फिनोटाइपिक चेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो दोनों तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को एंड उसके फिनोटाइप्स को वो अफेक्ट कर सकता है, राइट। In addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation in DNA, राइट। ये चीज़ आप आगे देखोगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, फिर आप यूज़ करोगे उसका बायोटेक्नोलॉजी के जो हमारे चैप्टर्स है 11 12 चैप्टर, उसके अंदर भी आप लोग देखोगे कि म्यूटेशन जो है वो किस तरह से अलग अलग चीज़ों में रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी और डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी जो है, राइट, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स है, इन सभी चीज़ों के अंदर जो म्यूटेशन है वो बहुत अलग अलग तरह से वर्क करता है। अगर अभी मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो आपको मे भी समझ में ना आए, इसलिए जो हमारा चैप्टर नंबर 11 और 12 है उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कि म्यूटेशन क्या है और उसके फिनोमिना की वजह से जो डीएनए है उसमें चेंजेस कैसे आते हैं, ठीक है। आगे, म्यूटेशन इज सडन स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सडन चेंज मतलब कि आपको पता ही नहीं और आपके जीन्स में चेंज आ गया। दूसरी, स्टेबल है, राइट, वो पूरी जनरेशन में आपको स्टेबली देखने को मिल सकती है। इनहेरिटेबल चेंज, जो भी आपको इनहेरिटेबल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी म्यूटेशन हो सकता है। मतलब कि आपके मदर एंड फादर के अंदर जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं थे, अगर वो कैरेक्टर्स आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जेनेटिक चेंज है। तो ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेंट, मतलब कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो म्यूटेशन की प्रोसेस के अंडरगो गया है तो उसे हम कहेंगे म्यूटेंट, ठीक है। द केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंक्लूड म्यूटेशंस या फिर दैट इंड्यूस म्यूटेशन, मतलब कि जो अफेक्ट करता है म्यूटेशन को, आर नोन एज म्यूटाजेंस, राइट। एग्जाम्पल यूवी रेडिएशन। Point mutation arise due to change in a single base pair of DNA. Example सिंगल सेल एनीमिया। चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे सिंगल सेल एनीमिया क्या है और कैसे एक ही पॉइंट पर, मतलब कि जो भी आपकी डीएनए सीक्वेंस होती है उसमें एक ही बेस पेयर जो है उसमें एक ही बेस पेयर पर जब सीक्वेंस में चेंज आता है तो वो अल्टीमेटली लीड करता है टू द सिंगल सेल या फिर सिकल सेल एनीमिया। जैसे आपको पता है सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो आपके जो आरबीसी जो है वो ओवल शेप या फिर राउंड शेप में होते हैं। वो कैसे होते हैं, हो जाते हैं सिकल शेप, मतलब कि जो चांद का आकार होता है ना, इस तरह से। पहले आरबीसी आपके ऐसे थे राउंड, अब कैसे हो गए, चांद आकार के हो गए, ठीक है। देन आफ्टर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन रिफर्स टू द डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर इन डीएनए। फ्रेम शिफ्ट मतलब कि आपके पास जो भी डीएनए सीक्वेंस है ना उसमें शिफ्टिंग होना, मतलब कि अगर देखो आपके पास कोई भी एक डीएनए सीक्वेंस है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से। आप सोचो कि आपके पास कोई भी एक डीएनए सीक्वेंस है ATGC ATGC। अब क्या हुआ कि इनके बीच में एक दूसरा यहाँ पर G अटैच्ड हो गया, तो ये क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, मतलब कि एक ज़्यादा एक बेस पर अटैच्ड हो गया। तो इसकी वजह से होगा क्या कि ये जो फ्रेम है पूरी यहाँ पर से जो जितनी फ्रेम है वो क्या होगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी, राइट। ये फ्रेम को किसी भी तरह का कुछ भी वो अफेक्ट नहीं करेगा, बट उसके अलावा जितनी भी फ्रेम वो आगे शिफ्ट होगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। वो आप भी ये सभी चीज़ें आप 6 चैप्टर में डिटेल में देखोगे। The loss or gain of segment of DNA result in the structural alternation in chromosome because genes are located on the chromosome। मतलब कि हमने पहले ही बोला कि जो जीन्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर। अगर किसी भी सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब कि एक छोटे से डीएनए के टुकड़े के अंदर अगर किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन, मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर अगर किसी भी तरह का चेंज आता है, राइट, तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली किसके अंदर चेंज करेगा, क्रोमोसोम के अंदर वो चेंज करेगा, जिसकी वजह से जीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है जहाँ पर उसके अंदर भी आपको अल्टरेशन दिखेगा, मतलब कि चेंजेस देखने को मिलेंगे। द अल्टरेशन इन क्रोमोसोम इज रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज एंड इन कॉमन ऑब्जर्वेशन इन अ कैंसरस सेल। मतलब कि अगर आपको अल्टरेशन हुआ क्रोमोसोम के अंदर, मतलब कि जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है
उसके अंदर आपको अगर किसी भी तरह का अल्टरेशन दिखा तो डायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करेगा, एबनॉर्मलिटीज। मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं आपके बॉडी सेल्स के, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे अनवांटेड फंक्शंस भी वो करेंगे, एंड जो आपको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग अ कैंसर सेल्स, राइट। मतलब कि जो कैंसर सेल्स होते हैं, मतलब कि जो खुद का जो रिपीटेड डिवीजन वो स्टार्ट रखते हैं, राइट। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से सेक्स डिटर्मिनेशन एंड म्यूटेशन के जो टॉपिक थे वो आपको क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिवेश, और आज हम चैप्टर नंबर 5 उसका जो टॉपिक नंबर 6 है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट, वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर पेडिग्री एनालिसिस, राइट। पेडिग्री इन द सेंस जो भी आप लोगों की पूरी मतलब कि आपके मम्मी पापा, देन उसके मम्मी पापा, वैसे पूरा एक टेबल चार्ट है, तो उसे हम कहेंगे पेडिग्री, और उसके बारे में एनालिसिस करेंगे तो उसे हम कहेंगे पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिविलेज इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। मतलब कि जो भी डिसऑर्डर्स ह्यूमंस के अंदर जो भी डिसऑर्डर्स आते हैं वो इनहेरिडिटली आते हैं, राइट। वो बहुत पहले से सब लोग जानते हैं, तो वो कैसे आते हैं उसके बारे में है। दिस इज बेस्ड ऑन द हेरिडिबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन फैमिलीज। मतलब कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी फैमिली में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि कुछ के अंदर वो एक्टिव होते हैं, कुछ के अंदर वो एक्टिव नहीं हो पाते, राइट, बट होते हैं आपकी फैमिली के ही अंदर। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियंस वर्क, द एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स बिगेन। मतलब कि जब एक बार मेंडल ने जो वर्क किया था, उसी वर्क के ऊपर जब रीडिस्कवरी हुई, उसके बाद इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ ट्रेट के बारे में, राइट, और उसके अंदर भी ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करने के बाद एक नई एविडेंटिकल प्रूफ फाइंड आउट करने के लिए एक पूरी रिसर्च चली। उसके बाद द एविडेंस देन कंट्रोल क्रोसिस कैन बी परफॉर्म इन द पी प्लांट एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म। देखो, अब अभी तक हमने क्या बोला था कि मेंडल क्या करते थे, पी प्लांट को वो मेटिंग करवाते थे विद द क्रॉसिंग, राइट। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा करें तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप समझ चुके होंगे क्यों। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट इज अ सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। मतलब कि इसी तरह से अगर आप एक ही ट्रेट के ऊपर एनालिसिस करो, राइट, तो उसके ऊपर से जो आपको लास्ट में जनरेशन जो मिलेगी और उस फैमिली के बारे में आपको जो भी आइडिया आएगा ट्रेट के बारे में, तो उसे हम कहेंगे पेडिग्री एनालिसिस। इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। मतलब कि पर्टिकुलर ट्रेट, राइट, मतलब कि पूरी फैमिली के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेट चल रहा होगा और वो पूरी जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि आप जितने भी जनरेशन्स है आपकी, राइट, उन सभी जनरेशन्स के अंदर आपको ये पर्टिकुलर एक जो ट्रेट है वो तो देखने को मिलेगा है। मतलब कि पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो आपको सभी के अंदर कॉमन देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट, in human genetics, pedigree study provides a strong tool which is used to trace inheritance of a specific trait, abnormality or disease। अगर हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर से आप लोग जो भी इनहेरिटेड ट्रेट या फिर कोई भी डिजीज हो या फिर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज हो जो आपकी फैमिली में, राइट, मतलब कि हेरिडिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सी जनरेशन से, मतलब कि कौन सी जनरेशन से आपको ये जो डिसऑर्डर है या फिर जो भी एबनॉर्मेलिटीज है, डिजीज़ है,
वो आपके अंदर ट्रांसफर हुई, राइट। तो उसे जानने के लिए आपको पेडिग्री स्टडी करनी इंपॉर्टेंट है। The characteristic feature of any organism is controlled by one or the other genes located on the DNA present in the chromosome। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बोला कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, बट क्रोमोसोम अल्टीमेटली है क्या, वो डीएनए है, राइट। मतलब कि डीएनए एक साथ मिलकर क्रोमोसोम फॉर्मेशन करता है, तो जीन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होंगे, राइट। और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, राइट, जो ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगर उसी डीएनए के अंदर अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटीज आई या फिर कोई भी डिजीज कोजिंग जीन्स प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा कि वो एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफर हो सकता है, राइट। तो इसी बेसिस पर आपको यहाँ पर बोला है डीएनए इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट। बट वो कैरियर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ एबनॉर्मलिटीज, कुछ डिजीज कोजिंग जीन्स, वो सब भी वो क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से जो न्यू जनरेशन फॉर्म हुई है उसके अंदर आपको बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है। इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी स्टडीड बाय क्रॉसिंग। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बोले कि इनहेरिटेंस पैटर्न को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्रॉसिंग नहीं करवा सकते, एस इन केस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं, राइट। द प्रोजेनी प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर टेक लॉन्ग टाइम। देखो एक चीज़ तो ये कि जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो बहुत सारा टाइम लेगी, मतलब कि 9 months, राइट। कंट्रोल क्रॉसेस कैनॉट बी परफॉर्म, कंट्रोल क्रॉस कैनॉट बी परफॉर्म, राइट। उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन से जीन्स कब ट्रांसफर होंगे, वो आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप लोग ये पेडिग्री एनालिसिस के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर आप ये यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो अब हमने देखा था जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट, कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं उसके बारे में, और कौन कौन से टाइप्स के जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। Each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present in chromosome। मतलब कि कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कंट्रोल हो रहा है तो वो कंट्रोल कौन करेगा, जीन, राइट। जीन कंट्रोल करेगा, और जीन प्रेजेंट कहाँ पर होता है, डीएनए के ऊपर, और डीएनए अल्टीमेटली है क्या, फॉर्म क्या करता है, क्रोमोसोम, राइट। देन डीएनए इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये भी हमको पता है। Hence, it is transmitted from one generation to another without any change or alteration। इसलिए क्या होना चाहिए कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसलिए होना ये चाहिए कि जो भी जनरेशन पास आउट हुई है, राइट, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में, या फिर एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन के अंदर, तो उसके अंदर आपको किसी भी तरह का चेंज नहीं दिखना चाहिए और किसी भी तरह का अल्टरेशन नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अल्टरेशन दिखा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि म्यूटेशन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, म्यूटेशन, राइट। इफ एन अल्टरेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रिफर्ड टू एज म्यूटेशन। अगर आपको जेनेटिक मटेरियल के अंदर किसी भी तरह का चेंज दिखा तो आप उसे क्या कहोगे, म्यूटेशन कहोगे। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन फाउंड to be associated with the inheritance of change or altered genes or chromosome। मतलब कि बहुत सारे नंबर ऑफ डिजीज डिसऑर्डर्स ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू द इनहेरिटेबल चेंज या फिर अल्टरेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। इन सभी चीज़ों की वजह से आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। These are disorders caused by one or more abnormalities in an autosome or sex chromosome of the person। अब ये जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो आपको कैसे हो सकते हैं, एक जीन की वजह से हो सकते हैं, एक से ज़्यादा जीन्स की वजह से हो सकते हैं, एबनॉर्मेलिटीज जो प्रेजेंट होगी ऑटोजोम्स में उसकी वजह से हो सकते हैं, या फिर सेक्स क्रोमोसोम में अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटीज आपको प्रेजेंट होगी तो उसकी वजह से हो सकता है, राइट। मतलब कि बहुत सारे रीजंस हैं। Thus referred to as autosomal disorders और sex-linked disorders। मतलब कि उसके बेसिस पर आप दो डिसऑर्डर्स फाइंड आउट करते हो। एक है ऑटोजोमल डिसऑर्डर। ऑटोजोमल डिसऑर्डर मतलब कि जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है आपके अंदर, उसमें अगर किसी भी
जीन में कोई भी अगर चेंज आता है तो उसके वजह से जो आपके अंदर डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज द सेक्स लिंक डिसऑर्डर। सेक्स लिंक डिसऑर्डर इन द सेंस अगर सेक्स क्रोमोसोम में किसी भी तरह के डिसऑर्डर्स या फिर एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट होगी और उसकी वजह से एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में कोई भी म्यूटेशन क्रिएट होगा तो उसे हम कहेंगे सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दूसरे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया, फिनाइलकीटोयूराइन, देन सिकल सेल एनीमिया, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी मेंडल डिसऑर्डर के अंदर। दूसरे है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तो उसके अंदर आप देखोगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफर्स सिंड्रोम, राइट। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे। पहले हम देखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, उसके बाद हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो पहले हम देखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अगर आपके बॉडी के अंदर अगर सिंगल जीन के अंदर किसी भी तरह का अल्टरेशन या फिर म्यूटेशन क्रिएट हुआ तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। दिस और disorders are transmitted to the offspring on the same lines as the principle of inheritance। मतलब कि ये जो भी डिसऑर्डर्स होंगे वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं, इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। The pattern of such disorders can be traced in a family by a pedigree analysis। मतलब कि ये जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसकी पैटर्न कहाँ से शुरू हुई है वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? पेडिग्री एनालिसिस से आप फाइंड आउट कर सकते हो। देन मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोयूरिया, देन थैलेसेमिया एक्सेट्रा। ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको मेनली या फिर मोस्ट कॉमनली मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट हो सकते हैं या फिर रिसेसिव हो सकते हैं। द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम एस इन केस ऑफ हेमोफीलिया। मतलब कि जो भी ट्रेट है वो डायरेक्टली लिंक हो सकता है क्रोमोसोम से, मतलब कि कौन से क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम से। इट इज एविडेंस दैट एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी। एट फीमेल में से मेल के अंदर भी ट्रांसफर हो सकते हैं डिसऑर्डर्स। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जो है वो फीमेल में से मेल के अंदर भी वो ट्रांसफर हो सकती है। मतलब कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। अब हम देखेंगे हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है, राइट? इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स विच जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, राइट? मतलब कि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी। मतलब कि कोई भी अनअफेक्टेड मेल फीमेल है उसके अंदर ये जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि जो जीन्स है रिस्पॉन्सिबल है हेमोफीलिया के लिए, वो अनअफेक्टेड है फीमेल के अंदर। बट जब वो मेल के अंदर ट्रांसफ़र होंगी तो वो जो प्रोजेनी होगी, मेल प्रोजेनी जो होगी, उसके अंदर आपको ये हेमोफीलिया देखने को मिल सकता है। फिर सिम्टम्स कौन कौन से होंगे? तो प्रोलॉन्ग क्लोटिंग टाइम, मतलब कि जो क्लोटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा, राइट? एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग इवन इन माइनर इंजरी। एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज, राइट? हेमोफीलिया वन टाइप ऑफ ब्रेन हेमरेज है। होगा क्या कि एक्सटर्नली ब्लीडिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर माइनर इंजरी होगी तो भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। देन इनहेरिटेंस, द जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, सो इट इज इनहेरिटेड बाय मेल्स एज दे हैव सिंगल एक्स क्रोमोसोम, राइट? तो मेल के अंदर से वो हेरिडिकली ट्रांसफर होता है। अफेक्टेड मेल्स आर सेड टू बी हेमीजाइगोटियस, राइट? जो भी मेल है अफेक्टेड हुए हैं वो आपको हेमीजाइगोटियस आप उसे कहोगे। मेल्स हैव 2x क्रोमोसोम, दस द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अफेक्टेड इज एक्सट्रीमली रेयर, राइट? मतलब कि जो हेमोफीलिया वो आपको होगा कब? जब आपके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तब आपको हेमोफीलिया हो सकता है। बट फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर आपको बहुत कम चांसेस हैं कि आपको हेमोफीलिया होगा, बिकॉज उनके अंदर ऑलरेडी
2x क्रोमोसोम्स तो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक भी x क्रोमोसोम के पेयर खाली नहीं है, राइट, इसलिए उसके अंदर नहीं होते। बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हेमोफिलिक इन द लेटर स्टेज। तो हो सकता है कि जो फीमेल जो है वो जस्ट ऐसे कैरियर, मतलब कि क्या करते हैं कि मेल के अंदर से जो भी हेमोफिलिक कैरेक्टर्स या फिर जीन्स ट्रांसफर हुए हैं वो फीमेल के अंदर ट्रांसफर होंगे, और फीमेल क्या करेगी कि वो ऐसे कैरियर, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंचाने का काम करेगी, जो डायरेक्टली पहुंचाएगी टू द ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग में जो भी चाइल्ड होगा उसको हेमोफीलिया डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द थैलेसेमिया, मतलब कि ब्लड कैंसर। अगर सिंपली बोले तो ब्लड कैंसर। इट इज एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्ट्स इन अल्फा, बीटा एंड डेल्टा चेन रिजल्टिंग इन द एब्नॉर्मलिटीज ऑफ HB मॉलिक्यूल, मतलब कि हीमोग्लोबिन के अंदर आपको बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं। सिम्टम्स की बात करें तो एनीमिया, इनहेरिटेंस, two mutant allele, one from each parent, must be inherited for an individual to be affected, that is homozygous, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक पेयर जो होगी उनको ये जो एलील जो है, राइट, वो प्रेजेंट होंगे तो ही आपको थैलेसीमिया होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हेट्रोजाइगस आर कैरियर्स एंड मे पास द म्यूटेंट एलील टू द चिल्ड्रन। हेट्रोजाइगस जो है वो कैसे होंगे, ऐसे कैरियर का वर्क करेंगे और म्यूटेंटेड एली को चिल्ड्रन के अंदर वो पास आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द कलर ब्लाइंडनेस। इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कॉन ऑफ आई रिजल्टिंग इन द फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। मतलब कि क्या होगा कि आप रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में आप डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। This defect is due to mutation in certain gene present in the X chromosome। ये किसकी वजह से होगा, तो कि X क्रोमोसोम के अंदर जो भी जीन्स प्रेजेंट है उसके अंदर अगर म्यूटेशन होगा तो उसकी वजह से आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। इट अकर्स इन अबाउट 8% इन मेल एंड ओनली 0.4% इन फीमेल। मेनली मेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, फीमेल्स के अंदर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अब जैसे कि हम लोगों ने आगे बोला कि मेनली जो है वो आपको मेल के अंदर देखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर आपको ये जो डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम, राइट। वो प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, इसलिए मेल की बात की है। मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव 2, मतलब कि मेल के पास जस्ट एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए उसके अंदर आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। द सन ऑफ अ वुमन कैरीज कलर ब्लाइंडनेस हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड, राइट। अगर कोई भी वुमेन है, राइट, और वुमेन के अंदर अगर कलर ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिलते हैं तो मेनली हो सकता है कि 50% चांसेस है कि उसका जो सन होगा उसके अंदर भी आपको कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। द जीन इन द मदर इज रिसेसिव एंड कैन बी सप्रेस्ड बाय मैचिंग, दैट इज द डोमिनेंट नॉर्मल जीन। मतलब कि मदर के अंदर जो भी जीन है वो कैसे है, रिसेसिव है। अगर आप उस जीन को सप्रेस कर दो तो हो सकता है कि जो भी उसका चाइल्ड होगा उसके अंदर आपको जो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपको ना देखने को मिले, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सिकल सेल एनीमिया, राइट, एनीमिया। So, it is autosomal link recessive trait that can be transmitted from parent to offspring when both the parents are carrier of the gene। ये क्या है, वन टाइप ऑफ ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है जो पेरेंट में से डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम द बोथ पेरेंट, मतलब कि मेल के अंदर से भी और फीमेल के अंदर से भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। ये दोनों जीन से ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS एंड HBS शोज द डिजीज फिनोटाइप। एक ही डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से आपको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, दिस इज HBS। 3 जीनोटाइप में से एक ही ऐसा जीनोटाइप है जिसकी वजह से आपको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। हेट्रोजाइगस की बात करें तो हेट्रोजाइगस के अंदर HBA HBS इंडिविजुअल अपीयर अनअफेक्टेड बट दे आर अ कैरियर ऑफ द डिजीज एज देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजीन। हो सकता है कि HB एंड HBS जो है वो इंडिविजुअल के अंदर अनअफेक्टेडली प्रेजेंट हो एंड 50% चांसेस है कि वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। जीन जो है म्यूटेटेड जीन जो है वो प्रोजीन में से मतलब के ट्रांसफ़र हो सकते हैं। द डिफेक्ट इज कोज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामाइन एसिड बाय वेलाइन। मतलब कि क्या होगा कि जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहे वहाँ पर क्या आ जाएगा, वेलाइन आ जाएगा, तो उसकी वजह से आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा। ये नॉर्मल HB है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्लूटामाइन, राइट, GAG है जो ग्लूटामाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पर क्या हुआ कि CAC जो है, राइट, वहाँ पर क्या अटैच हो गया, GUG किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि यहाँ पर जो A था उसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, U आ गया, राइट। तो GAG में से आपको एमिनो एसिड कौन सा मिलता था, ग्लूटामाइन या फिर ग्लूटामिक एसिड मिलता था। बट GUG से आपको कौन सा मिलेगा, वेलाइन मिलेगा। तो ये क्या हुआ, वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर हुआ जिसकी वजह से आपको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। द सब्सटीट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड्स इन द ग्लोबिन प्रोटीन जो है उसमें सब्सटीट्यूशन होगा एमिनो एसिड्स का रेसिड्यू ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द 6th कोडन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG। मतलब कि एक 6th कोडन जो है वहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। मतलब कि GAG की जगह पर आपको देखने को मिलेगा GUG, जिसकी वजह से एक सिंगल बेस पेयर है, मतलब कि इसके क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन बेस पेयर बोलते हैं। एक सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर पर जो चेंज हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ कि डायरेक्टली एमिनो एसिड जो अटैच होने वाला था उसकी जगह पर कोई दूसरा ही एमिनो एसिड अटैच हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द RBC फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू एलोंगेटेड सिकल सेल लाइक। क्या होगा कि जब आपकी बॉडी के अंदर जब लो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब भी आपको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, राइट। जैसे कि आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या है, ऐसा कैरियर मॉलिक्यूल वर्क करता है आपकी बॉडी के अंदर। मतलब कि हीमोग्लोबिन ही वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ही कम हो गया तो क्या होगा कि जो RBC का जो शेप है ना, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप है, वो शेप किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इलोंगेटेड सिकल लाइक सेल। सिकल लाइक मतलब कि दांतेड़ी, जिसको हम बोलते हैं ना दांतेड़ी, राइट, वैसा शेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सिकल सेल एनीमिया। अब हम देखेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया। दिस इज द इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड ऑल्सो एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। मतलब कि इनबोर्न, बोन से ही आपको ये जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है वो आपको हो जाता है बर्थ से ही, राइट। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द एमिनो एसिड फीटाइल कीटोनाइड टू टायरोसिन। मतलब कि जो भी इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है उसके पास ऐसे एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं है जो कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड फिनाइलएलेनाइन को, जो टायरोसिन में जो कन्वर्ट करते हैं ना एंजाइम्स, वो ही एंजाइम्स उसके पास प्रेजेंट नहीं है। एज अ रिजल्ट दिस फिनाइलएलेनाइन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, राइट। और वो कैसे होंगे, तो कि कन्वर्ट हो जाएंगे पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट उसको कन्वर्ट किस में होना था, फिनाइलएलेनाइन में से कन्वर्ट होना था उसको टायरोसिन में। बट ऐसे एंजाइम से प्रेजेंट नहीं है जो फिनाइलएलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर पाए। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ दिस इन ब्रेन्स रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। और इसकी वजह से क्या होगा कि इस सभी का ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगा और जिसकी वजह से आपको मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। These are also exerted through urine because of its poor absorption by kidney। और बहुत सारा ऐसा भी है कि वो आपको यूरिन थ्रू बहुत सारा निकल भी जाता है बाहर, बिकॉज किडनी जो है वो इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी हमने देखा वो हमने देखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो
अब है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, राइट। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। कैसे होगा कि कोई भी एक क्रोमोसोम एब्सेंट होगा या फिर एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से जो भी क्रोमोसोम है उसके अरेंजमेंट में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब कि एबनॉर्मल अरेंजमेंट होगा क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से आपको होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। देन फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एनियोप्लॉइडिटी। होगा क्या कि जब सेग्रीगेशन प्रोसेस होते हैं क्रोमेटिड्स की ड्यूरिंग द सेल्स डिवीजन साइकिल, होगा क्या कि एक ज़्यादा या फिर एक कम क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप उसे बोलोगे एनियोप्लॉइडिटी, मतलब कि इसका मीनिंग होगा कि अनअफेक्टेडली एक ज़्यादा या फिर एक कम क्रोमोसोम आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। देखो आपको एग्जांपल दिया है, डाउन सिंड्रोम्स रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 पेयर्स, राइट। मतलब कि क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उन लोगों ने एंटर कर लिया। टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल, मतलब कि टर्नर सिंड्रोम किसकी वजह से होगा कि फीमेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना वो लॉस कर देंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि टर्नर सिंड्रोम होता है। अब आगे देखते हैं, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज। आप पढ़ चुके हो साइटोकाइनेसिस, टेलोफेज स्टेज of cell division result in the increase in the whole set of chromosome in an organism. This phenomena is known as polyploidy। क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि टेलोफेज के पास, टेलोफेज जो स्टेज होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन। बट यहाँ पर होगा ये कि इस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होगा कि जो भी क्रोमोसोम नंबर है ना ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब कि सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और इसी फिनोमिना की वजह से हम इसे बोलेंगे पोलीप्लॉइडिटी। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 46। नॉर्मल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर्स होती है, ठीक है। 22 पेयर्स ऑटोसोम्स, एक जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है, ओके। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम, ये हमको पता है। समटाइम्स एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम में बी इंक्लूड इन एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब होगा क्या कि कुछ बार कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर एक ज़्यादा क्रोमोसोम की पेयर हो जाएगी, मतलब कि 24 की जगह पर हो सकता है कि 25 क्रोमोसोम हो जाए, क्रोमोसोम की पेयर हो जाए, या फिर 23 पेयर्स के अलावा की बजाय 24 पेयर्स हो जाए, या फिर 23 पेयर्स की जगह पर एक पेयर कम हो तो 22 पेयर्स हो जाए, राइट। दिस सिचुएशंस आर नोन एज ट्राइजोमी और मोनोजोमी ऑफ अ क्रोमोसोम। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रायोजोमी या फिर मोनोजोमी ऑफ अ क्रोमोसोम। एग्जाम्पल दिए हैं आपको, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेन-फिटर्स सिंड्रोम। सबसे पहला जो सिंड्रोम है वो डाउन सिंड्रोम, उसके बारे में देखते हैं। दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय ट्राइजोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। 21st जो पेयर है उसके अंदर आपको ट्राइजोमी देखने को मिली, जिसकी वजह से ये डिजीज आपको हुई। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब इन लैंगडन डाउन, इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन, तो उसी के इन 1966 उसी के नाम पर डाउन सिंड्रोम उसको नाम रख दिया गया। देयर आर 3 मेंबर्स ऑफ 21st पेयर इंस्टेड ऑफ 2। 2 पेयर की जगह पर वहां पर कितने पेयर हो गए? 3 मेंबर्स ऑफ पेयर और 21st पेयर इंस्टेड ऑफ 2, राइट। 2 की जगह पर कितने पेयर हो गए? 3 पेयर्स हो गए, मतलब कि 21 + 1, तो टोटल कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, बट उसकी जगह पर यहाँ पर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। देखो, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 47 इंस्टेड ऑफ 46। एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, जिसकी वजह से आपको डाउन सिंड्रोम हुआ। सिम्टम्स क्या हो गए? शॉर्ट स्ट्रक्चर, लार्ज हेड, शॉर्ट नेक, फ्लैट
round face, flooded eyelids and are commonly observed in the malignant Mongolian race. Mongolian जो होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं. Mental retardation and lower sensitivity, short, sturdy finger and flat palm, poorly developed reproductive organs, sterile. मतलब कि हम जिसको बोलते हैं बोने होते हैं ना, जिनकी हाइट और सब इंक्रीज नहीं होते, उनके अंदर आपको ये सिंड्रोम देखने को मिलता है. नेक्स्ट वन इज द टर्नर सिंड्रोम. दिस इज अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर इन विच अ वुमन हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 2. कैसे होगा कि वुमन के अंदर जस्ट एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है. अभी तक हमने देखा है कि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर क्या होगा कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम की जगह पर जस्ट एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा. दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय मोनोजेमी ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम, मतलब कि 45, राइट. 46 पेयर की जगह पर 45 पेयर हो जाते हैं, मतलब कि एक जो पेयर है वो कम हो जाते हैं, एक एक्स जो क्रोमोसोम है वो कम हो जाता है, राइट. सिम्टम्स क्या हो गए, तो शॉर्ट स्ट्रक्चर, वेब्ड नेक, phenotypically common but reproductive organs are poorly developed, then almost flat chest, uterus undeveloped होंगी, lack secondary sexual characters and they are sterile, है मतलब कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. then Klinefelter syndrome, it is a sex linked disorder है. when there are 2 or more X chromosome in a man, मतलब कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेल के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमको पता है मेल के अंदर जस्ट 2 ही एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक जो है वो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. बट यहाँ पर क्या होगा कि एक या एक से ज़्यादा एक्स जब क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे मेल के अंदर, तो आपको ये सिंड्रोम होगा. इंस्टेड ऑफ एंड दिस ऑर्डर अकर एंड रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47. और कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे. कैसे, तो XXY, XXXY, XXYY इंस्टेड ऑफ XY. XY की जगह पर आपको बहुत एक ही X की जगह पर आपको एक से ज़्यादा X देखने को मिलेंगे, तो आपको ये सिंड्रोम हो सकता है. दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. ट्राइसोमी की वजह से आपको होगा. सिम्टम्स क्या हो गए, फिनोटाइपिकली अ मैन बट स्टराइल. वैसे देखे तो मेन ही होंगे, बट वो कैसे होंगे, स्टराइल होंगे. टेस्टिस अंडर डेवलपमेंट, टेस्टिस जो है वो फुली डेवलप नहीं होंगे, इसलिए वो स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. और अगर वो स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे. टोल इन साइज जो है उनकी हाइट वो टोल होगी. लेग्स आर मच लॉन्गर, लेग्स जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के होते हैं उससे बहुत ज़्यादा लंबे होंगे. ट्रंक शॉर्टर, ट्रंक पोर्शन जो है वो शॉर्ट होगा, ठीक है. देन स्पार्स हेयर ऑन बॉडी, अमाउंट ऑफ फेशियल हेयर्स लो, मतलब कि फेशियल हेयर्स जो है वो कम दिखने को मिलेंगे. ब्रेस्ट डेवलप एस इन वुमेन, ब्रॉड एंड फ्लैट पेल्विक गर्डल, राइट. ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. फीमेनाइन वॉइस, मतलब कि वो होंगे मेल बट उसका जो वॉइस है वो फीमेल जैसा वॉइस आपको देखने को मिलेगा. मेंटली रिटार्डेड, मेंटली डिस्टर्ब होंगे. क्रिमिनल आइडियोलॉजी होंगी उनकी, ठीक है. एक दूसरी चीज़ है होलेंड्रिक जीन्स. ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, बट मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है. द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एंड आर नोन एज होल्किंग जीन्स, एंड दैट क्रोमोसोम इज नोन एज होल्किंग जीन. मतलब कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, बट वो क्रोमोसोम कौन सा होगा, वाई क्रोमोसोम, राइट. वो वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो आपको ये डिजीज होगी. द जीन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेसनेस विच इज हेरिटेड फ्रॉम फादर टू हिज सन ओनली. ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मेल ओनली, एंड ये जो हेरिडिकली ट्रांसफर होगा फ्रॉम द फादर टू इट्स सन ओनली, ठीक है. सो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है. आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर हो चुका होगा, समझ में आया होगा. थैंक यू.